सर्विसेज विद जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है जेम्स वेब अगली पीढ़ी का अंतरिक्ष दूरबीन। तो देखेंगे कि ये जेम्स वेब है क्या और इसे क्यों अगली पीढ़ी का दूरबीन कहा जाता है और इसके जो पूर्वज थे जिसको हम लोग हबल टेलीस्कोप कहते हैं उससे ये क्यों अलग है या क्यों उससे ज़्यादा पावरफुल ये टेलीस्कोप है, उसके बारे में समझेंगे। और ये भी जानेंगे कि ये जेम्स वेब जब स्थापित होगा जो इसी साल लॉन्च किया जाना है अर्थात 31 अक्टूबर 2021 को ये लॉन्च किया जाएगा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के एरियन 5 रॉकेट से। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो लॉन्च किया जाएगा तो ये जब स्पेस में जाएगा तो ये बहुत ही डिफरेंट होगा हबल टेलीस्कोप से, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, और ये अब तक का बना सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप होगा। तो देखेंगे कि ये क्यों होगा, कैसे होगा, इस दूरबीन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस सब के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सभी ग्रुप पे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे कि मैंने बताया था ग्रेविटेशनल वेव्स, उसके बारे में पूछा जाएगा। अभी स्पेस में ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसके तैनाती के बाद जब ये चालू हो जाएगा, जब ये कार्य करना शुरू करेगा तो बहुत सारे ब्रह्मांड के बारे में जो अनकही चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सामने आएंगी और जो हमारे अवधारणा है यूनिवर्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में, ब्लैक होल के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो चलिए बिना रुके हुए हम लोग चलते हैं आज के इस टॉपिक पे। और आज का जो टॉपिक है जेम्स वेब अगली पीढ़ी का अंतरिक्ष दूरबीन। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। जो मुख्य बिंदु है उस पे हम लोग एक नज़र देख लें। तो मिशन के उद्देश्य, यानी इस मिशन के कौन से उद्देश्य हैं, इसके 5 उद्देश्य हैं, उस 5 उद्देश्य पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद ये जो वेब है यानी कि जो ये टेलीस्कोप है ये काम कैसे करेगा उस पे भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूरबीन के विषय में कि ये जो दूरबीन है ये आखिर इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे और ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो पहले वाले से ज़्यादा पावरफुल होंगे। जो ये टेलीस्कोप आपको 13.4 बिलियन यानी 13.4 अरब साल पहले क्या हुआ था वहाँ बैक तक ये देख सकता है। इसीलिए इसको टाइम मशीन भी कहा जाता है, यानी हम अतीत में कई सौ साल या अरबों साल पीछे देख सकते हैं। तो ये है। उसी तरह से जैसे कि मैंने बताया कि इसके उपकरण यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के उपकरण कौन कौन से हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एनिमेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि सब एनिमेशन होता है, एनिमेशन में हम कंपेयर करेंगे कि इस तरह से हबल और इसमें फ़र्क है। उसके प्राइमरी मिरर कैसे थे, इसके प्राइमरी मिरर क्या है, इसमें कौन से नए डिवाइसेस हैं, उसके बारे में हम लोग सारा चीज़ एनिमेशन में देखेंगे। उसके साथ ही देखेंगे वेब कहाँ होगा, यानी ये जो वेब बनेगा, ये जो इसको जैसे कि मैंने बताया कि स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब ये आखिर तैनात कहाँ होगा। क्या ये हबल की तरह पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगा या ये कुछ और होगा या ये हेलियोसेंट्रिक होगा। तो ये आखिर कहाँ होगा इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद आप लोग जानते ही हैं, इसके बाद हम जो है सो यूपीएससी के लिए प्रश्न, यानी यूपीएससी के लिए कौन से प्रश्न बनते हैं वो देंगे और पिछले प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इस सब के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए चलते हैं आज के मुद्दे पे। और आज है हमारा जेम्स वेब अगली पीढ़ी का अंतरिक्ष दूरबीन। तो ये क्या है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जैसा कि मैंने, जिसे कभी कभी JWST भी कहा जाता है, यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, या इसको साधारणतः वेब भी आप कह सकते हैं, वेब टेलीस्कोप, एक परिक्रमा करने वाली अवरक्त वेधशाला यानी इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी होगा। जो हबल टेलीस्कोप की खोजों की, जो हबल टेलीस्कोप अभी तक खोजा था वहाँ वो इंफ्रारेड का यूज नहीं कर रहे थे। तो ये जो है लंबी तरंगदैर्घ्य के माध्यम से बहुत दूर और वेदर संवेदनशीलता के साथ ये काम करेगा। उसी तरह देखेंगे ये लंबी तरंगदैर्घ्य जो है ये जो है इसके लिए क्या महत्वपूर्ण होगा। तो ये समय से
उसको करीब देखना पड़ेगा, यानी जो जहां से आपका बिग बैंग शुरू हुआ, जहां से आपका टाइम शुरू हुआ, तो वो उस वक्त जो आकाशगंगा बने थे, उस वक्त जो गैलेक्सी बने थे, उस वक्त जो पहले धूल बने थे, वो सारे चीजों को वो देख पाएंगे। और धूल के बादल जो बहुत सारे जो पिक्चर हबल टेलीस्कोप लिया उसमें धूल का बादल आपको दिखाई देगा, तो धूल के बादल के पीछे कौन से हैं उसको भी ये देखेगा। और जो हमारे आज के तारे और ग्रह प्रणाली किस तरह से बने हैं उसका भी एविडेंस इससे हमें मिलेगा। तो वेब को पहले, यानी ये जो वेब है ये जब बना था ये तकरीबन 20 साल का मेहनत है। तो नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप इसको कहा जाता था, या NGST के रूप में इसको जाना जाता था। लेकिन सन 2002 में आप देखेंगे इसको, ये नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप NGST का, लेकिन इसके पूर्व प्रशासक यानी 2002 में इसका नाम बदल के इसका नाम जेम्स वेब रख दिया गया। जेम्स वेब, इसका नाम था जेम्स E वेब। ये सेकंड प्रशासक थे यानी एडमिनिस्ट्रेटर थे नासा के। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में अमेरिका का जो भी अपोलो मिशन था वो गया था। तो आप जानते हैं कि चांद पे मानव पहुंचा और अपोलो मिशन काफी कामयाब रहा, इसीलिए इनको सम्मानित करते हुए इस टेलीस्कोप का नाम इन्हीं के नाम पे रख दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं कि ये मिशन के उद्देश्य क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि इस मिशन के 5 उद्देश्य हैं, तो वो कौन कौन से हैं। तो इस वेब को इसलिए डिजाइन किया गया है कि इस तरह के ये 5 चीजों का वो काम करेंगे। नंबर 1, ब्रह्मांड में पहले से कहीं दूर तक देखना, यानी कि अभी तक जो हम देख पाए थे उससे काफी दूर तक हम ब्रह्मांड में देख पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो होगा, बिग बैंग के बाद बने गए पहले सितारे और आकाशगंगा की खोज करना, यानी कि जो से बिग बैंग हुआ उसके बाद फर्स्ट गैलेक्सी, फर्स्ट स्टार, उसकी खोज करना। नंबर 3 में बेहतर ढंग से समझना कि कैसे ग्रह, तारे और आकाशगंगा बने और फिर विकसित हुए, यानी समय के साथ पैदा हुए और विकसित हुए। चौथी चीज जो है, दूर की दुनिया का अन्वेषण करना और हमारे सौर मंडल का अध्ययन करना, यानी जो काफी डिस्टेंट प्लेनेट है, एक्सोप्लेनेट है, उसको तो आप स्टडी करेंगे। उसके साथ ही साथ हमारे सोलर सिस्टम में जो काफी बहुत दूर तक कोई चीज है तो उसका भी स्टडी ये करेंगे। जैसे कि प्लेनेट 9 के बारे में आप जानते हैं, ग्रह 9 के बारे में आप जानते हैं कि अभी 8 ही ग्रह है जो मान्यता प्राप्त है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि 9वां ग्रह भी है जो हमारे सोलर सिस्टम में काफी दूर है। ये तो ये जो काफी दूर है, अभी तक बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, लेकिन कोई अभी तक इस ग्रह को नहीं खोज पाया है, 9वां ग्रह को। तो हो सकता है उसका उत्तर ये हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप थे। तो हमारे अपने सोलर सिस्टम के बारे में, सौर मंडल के बारे में बहुत सारी जानकारियां इस टेलीस्कोप से मिलने वाली है। उसके साथ ही अन्य सितारों के आसपास के ग्रहों पर जीवन की संभावना का निर्धारण करना, यानी कि कहाँ ग्रह पर जीवन है, या खास करके जो अगर कोई ऐसा ग्रह है, ऐसा प्लेनेटरी सिस्टम है या ऐसा एस्ट्रोलर सिस्टम है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर, जहाँ हो सकता है कि इंटेलिजेंस सभ्यता हो, मानव सभ्यता हो, उस तरह के कोई जो है जो आधुनिक जीव की आधुनिक सभ्यता हो सकता है हो, उसकी भी ये खोज करने का कार्य करेगा। तो ये प्रमुख 5 जो है ये इसके उद्देश्य हैं, प्रमुख उद्देश्य। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखते हैं वेब कैसे काम करेगा, आखिर ये काम करने का तरीका क्या होगा कि ये आपको बिग बैंग के जस्ट बाद तक का देखेगा। तो इसमें है कि वेब ब्रह्मांडीय इतिहास के हर चरण का अध्ययन करने के लिए, यानी कैसे कैसे ब्रह्मांड बना उसके लिए ये इंफ्रारेड लाइट का उपयोग करेगा। और इंफ्रारेड लाइट जो है हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, यानी इंसान उसको नहीं देख सकता। तो दूरबीन में जो है मुख्यतः जो मेन उपकरण है, जो मेन एपरेटस है, वो 4 उपकरण विशेष रूप से है जो अवरक्त प्रकाश को पकड़ने, यानी उसको इंफ्रारेड को कैच करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और ये ठंडे या बहुत दूर की वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए ब्रह्मांडीय धूल के पार भी देखने में सक्षम होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे लाइट आता है या कुछ गर्म चीज है तो वहां को तो ये आराम से डिटेक्ट कर लेता है कितना टेम्परेचर, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल ग्रह की
आप एग्जांपल ले लीजिए, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री मैक्सिमम होता है, फिर वो निगेटिव में चला जाता है। उसी तरह से जो हमारी पृथ्वी है उसका एवरेज टेम्परेचर देख लीजिए, तो ये सब काफ़ी कम टेम्परेचर वाले हैं अदर स्टार वगैरह के मुकाबले में। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर एक ऐसा डिवाइस लगा होगा जो अत्यंत ठंडा होगा, और वो हल्का सा माइन्यूट अगर गर्मी होगा या कोई अदर ग्रह का होगा तो उसको वो ऑब्जर्व कर लेगा। तो ये इसकी खासियत है। तो दूरबीन के विषय में जाने कि ये दूरबीन आखिर है क्या, उसके बाद विषय में, तो ये जैसा कि मैंने बताया 20 साल से अधिक का ये मेहनत है, वैज्ञानिकों का विकास की योजना का परिणाम है। और अब जाके ये आपको 31 अक्टूबर 2021 को ये लॉन्च होने वाला है। तो इसमें कई तत्व वेधशाला को जो है यूनिक बनाता है कि इसमें आखिर इसकी यूनिकनेस क्या है। तो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि ये अपने उद्देश्यों को पूरा करें। और ये क्या क्या है इसके अंदर यूनिक चीज, जो मैंने बताया कि 5 उद्देश्य है, उसको ये यूनिक चीज पूरा करेगा। क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो उसमें है गोल्डन मिरर। जो वेब है उसका प्राथमिक मिरर है वो 6.5 मीटर चौड़ा है, ये काफी बड़ा है। अगर हम इससे पहले हबल की तुलना देखें तो हबल का जो मिरर था वो था 2.4 मीटर। तो ये देखिए 2 और ये 6, 3 गुना बड़ा है, 2 3 6। उसी हिसाब से आप देखें, उसी तरह से देखें जो वेब को अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप बनाता है, यही वजह से। दूसरा है इसका दर्पण जो है वो 18 हेक्सागोनल गोल्ड कोटेड बेरिलियम सेगमेंट से बना है, यानी उसमें सोना का यूज किया गया है, गोल्ड कोटेड है, उसमें बेरिलियम से बना है, और जो अलग अलग रूप से समायोजित किया जा सकता है, यानी हर हेक्सागोनल 18 अलग अलग तरीके से वो डिटेक्ट मतलब करके वो अलग तरह से वो उसको एडजस्टेबल है, मतलब उसको समायोजित किया जा सकता है। उसी तरह अगर हम देखें तो सनशील्ड, और सनशील्ड इसका सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो हम लोग एनिमेशन में देखेंगे। जो सूरज की गर्मी से कैसे बचेगा, तो ये जो है टेनिस कोर्ट के आकार का होगा एक सनशील्ड, काफी बड़ा है। तो वेब के उपकरणों में से एक इसे ठंडा करने में, और इसके साथ ही हम देखेंगे तो एक ठंडा करने के लिए प्रशीतलन प्रणाली भी होगी जिसको क्रायो कूलर कहा जाता है, उसका यूज किया जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें जो सूरज की गर्मी आएगा उसके बाद वेब के अंदर जो उपकरण है वो भी तो कुछ ना कुछ गर्म होगा। ये सारी चीजें इसको डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए इसको कूलेंट की जरूरत पड़ेगी, प्रशीतलन की जरूरत पड़ेगी। तो क्रायो कूलर का यूज किया जाएगा। और ये अगर नहीं होगा तो दूरबीन जो है सो अवलोकन में हस्तक्षेप करेंगे, यानी कोई माइन्यूट अगर कोई ग्रह है और वहां से माइन्यूट टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है तो उसको कैसे आप करेंगे। अगर यही गर्म होगा तो ये टेम्परेचर उससे गड़बड़ कर देगा। तो इसीलिए ये काफी कोल्ड में ये रहेगा ताकि उसको टेम्परेचर को उसका प्रॉब्लम ना हो। तो तीसरा चीज जो है तैनाती, इसको कहाँ तैनात किया जाएगा? क्या ये हबल की तरह पृथ्वी के कक्षा में ही रहेगा? तो इसको जैसे कि मैंने बताया एरियन 5 रॉकेट से ईसा का यूरोपियन स्पेस एजेंसी से ये जाएगा, और इसको चूंकि इतना बड़ा हो जाएगा कि इसको ये टेलीस्कोप तकरीबन 3 मंजिला इमारत जितना बड़ा है, तो उसको फोल्ड किया जाएगा ओरिगेमी विधि से, और फोल्ड करके टुकड़ों की तरह, और फिर उस रॉकेट में रखा जाएगा और फिर वो लॉन्च किया जाएगा। तो ये तैनाती जो होगा वो आपको एक L2 पॉइंट है वहां होगा, जिसको L2 पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट। अगर L2, L1, L3, L4, L5 ये अगर आप जानना चाहते हैं लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, ये जानना चाहते हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाएं। और जो एक्सोप्लैनेट है उसके बारे में भी मैंने बताया है, और एक जो वेधशाला वाला है वो सारा जो है उसमें मैंने इसको काफी डिटेल से बताया है, तो वो वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के उपकरण, यानी उपकरण कौन है? तो नंबर 1 उपकरण जो है उसको मीरी, ये जो बनाया, ये जो उपकरण है ये बनाया है नासा और ईसा ने, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने। यह है क्या? मिड इंफ्रारेड इमेज, तो ये है मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो मीरी इसको कहते हैं। इसमें एक कैमरा है, एक स्पेक्ट्रोग्राफ है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के माध्यम से
जो इंफ्रारेड यानी अवरक्त क्षेत्र के प्रकाश को देखता है, और इसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो काफी अधिक लंबी है, जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। इसी के साथ इसकी संवेदनशील डिटेक्टर इसे कुइपर बेल्ट में दूर आकाश गंगाओं के, जैसे कि कुइपर बेल्ट हम जानते हैं जो हमारी सीमा है, उसके बाद हमारे सोलर का फिर आगे भी है, तो आकाश गंगाओं के नए बनने वाले सितारों, धुंधले दिखने वाले छोटे छोटे धूमकेतु जो कुइपर बेल्ट में है, और उसी तरह से लाल रंग की रोशनी, मतलब साथ ही कई वस्तुओं की लाल रंग की रोशनी को देखने में सक्षम बनाएगा ये जो एपरेटस होगा। इसका एनिमेशन हम लोग देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी। तो चलिए दूसरा जो है वो है निरकैम, NIR कैम या नियर इंफ्रारेड कैमरा। तो इसको नियर इंफ्रारेड कैमरा कहा जाता है। ये वेब का प्राथमिक इमेजर है, यानी इसमें आप देखें तो इंफ्रारेड वेवलेंथ जो होता है वो तकरीबन आपको 0.5 से 5 माइक्रोन को ये कवर करेगा। और निरकैम शुरुआती सितारों, यानी ये जो होगा यही आपका होगा जो शुरुआती सितारे, यानी पहला कैसे बना आकाश गंगा की गठन की प्रक्रिया किस तरह से, इसका पता लगाएगा। और आसपास की गंगाओं के सितारों की आबादी, यानी आसपास की जो गंगा है, आकाश गंगा है, जो गैलेक्सीज है उसमें कितने सितारे हैं, साथ ही मिल्की वे, कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट के जो यंग स्टार है, युवा सितारे हैं, उसका भी ये पता लगाएगा। ये क्या पता लगाएगा? निरकैम लगाएगा। उसी तरह से जो तीसरा है वो NIRSS, इसको कहते हैं नियर इंफ्रारेड इमेज एंड स्टिल्टेड स्पेक्ट्रोग्राफ। ये सिल्टेड स्पेक्ट्रोग्राफ होता है, यानी कि नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड सिल्टेड स्पेक्ट्रोग्राफ, यानी SS उपकरण। ये जो है सो बेसिकली एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल के संरचना के, कोई एक्सोप्लैनेट देखा, क्या उसके इसमें ऑक्सीजन है, क्या मीथेन है, या क्या है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या पृथ्वी की तरह है कोई वायुमंडल, तो ये निर्धारण करने में ये दूर की आकाश गंगाओं का और उसके साथ ही दूर की आकाश गंगा का निरीक्षण करेगा और उनकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जांच करने में सक्षम होगा जो काफी करीब है। जैसे कि आप देखते हैं तो आपको लगता है कि कोई ऑब्जर्वेटरी यहाँ देख रहे हैं आप कोई स्टार को, तो आपको लगता है ये एक ही है, लेकिन जब आप अगर यहाँ पहुंचेंगे और डीप से देखेंगे तो पता चलेगा वो दोनों अलग अलग है और दोनों अलग अलग में ये घूम रहा है, दो स्टार सिस्टम। तो इस तरह जो निकट के जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वस्तु होगा तो उसको जांच करने में ये NIRSS कामयाब होगा। और ये कनाडा का है, ये भी देख लीजिए कनाडा का, ये कनाडा ने लगाया है। चौथा उपकरण जो है, जो सबसे 3 हो गया, चौथा उपकरण है उसका है निरस्पेक, यानी इसको कहते हैं नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ। ये भी वही आपको 0.6 से 5 माइक्रोन तरंग दैर्ध्य के रेंज पे ही ये काम करेगा। स्पेक्ट्रोग्राफ, जिसको कभी कभी स्पेक्ट्रोमीटर भी कहा जाता है, ये बेसिकली स्पेक्ट्रम जो होता है उसी वस्तु के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को फैलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि उससे उस स्पेक्ट्रम के विश्लेषण से हम क्या होगा कि कौन से लाइट कैसे है तो उससे उसके भौतिक गुण के बारे में पता चलता है, जैसे कि उसका तापमान क्या है, उसका द्रव्यमान क्या है, उसकी रासायनिक संरचना क्या है, ये सारी चीजों को हम इस डिवाइस से जानेंगे। तो ये 4 जो है प्रमुख डिवाइस इस जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन पे लगे होंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग रेडियो यानी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ट्रांसमीटर भी होगा उसी में लगा हुआ, जो दुनिया भर में पहले बड़े बड़े रेडियो एंटीना का ट्रांसमीटर सिग्नल प्राप्त करेंगे और उन्हें बाल्टीमोर जो यूएस में है उसमें ये स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट में वेब साइंस एंड ऑपरेशन सेंटर को अग्रेसित करेंगे, यानी उसको वहां वो भेजेंगे, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया का ग्रीन पार्क वाला है। तो बहुत सारे इस तरह के बड़े बड़े वेब एंटीना लगे हुए हैं, वहाँ ये इसको रिसीव करके जो भी डेटा होगा वहाँ देंगे, फिर वहाँ डेटा एनालिसिस होगा, फिर दुनिया को पता चलेगा कि क्या क्या इसके तहत खोजा गया है। तो चलिए आगे इसी का एनिमेशन हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एनिमेशन बहुत ही आपको काम आएगा, बहुत ही ये महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये आपका। तो सबसे पहली चीज इसका हम प्राइमरी मिरर की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये जो है आपका ये हबल टेलीस्कोप का है प्राइमरी मिरर, और ये आपका जेम्स वेब का है।
तो ये जेम्स वेब की बात अगर हम करें तो जेम्स वेब जो है वो 6.5 मीटर इसका ये है, और इसका कितना है 2.4 मीटर। ये पहला फर्क हुआ आपका इसका। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद हम देखिए, उसके बाद जो है ये है आपका दोनों। लेकिन अगर वेट की बात करें तो ये आपको हबल से काफी हल्का होगा, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि बेरिलियम कोटेड और गोल्ड का यूज किया गया है, तो इस जो हबल का था उससे ये काफी हल्का है। ये देखिए, अब ये क्या होगा कि जैसे ये इस तरह से हबल टेलीस्कोप इस तरह से देखता था, यानी वो ये जो धूल कण या बादल था उसके पीछे नहीं देख पाता था, लेकिन ये जो होगा आपका जेम्स वेब वो इस तरह से देखिए, ये क्लियर देखेगा इसको। तो ये खासियत होगा इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का। अब क्या है कि हम जानते हैं कि ऐसा ये क्यों देखेगा, तो और जैसा कि मैंने बताया कि जो लाइट का प्रारंभिक आकाशगंगा जो बना या पहला लाइट उस तरह से, तो इसमें जो आइंस्टीन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आप देखें तो क्या है कि यूनिवर्स फैल रहा है, तो फैलता है जैसे आप गुब्बारा पे देखते हैं कोई चीज, तो जैसे ये फैलेगा तो ये देखिए अभी है, लेकिन जैसे ये फैलेगा तो ऐसे ऐसे आप इसी को आप सीधा करेंगे तो ऐसे 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 इसका ये कम हो जाएगा। तो ये फैलते हुए क्या हो जाएगा कि अभी तो ये अल्ट्रा वायलेट या वायलेट में है या ब्लू में है, लेकिन बाद में ये फैल के क्या हो जाएगा लंबा, जब लंबा तरंग दैर्घ्य हो जाएगा, यानी इसका वेवलेंथ लॉन्ग वेवलेंथ हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि लॉन्ग वेवलेंथ के कारण ये रेड में हो जाएगा, और इसीलिए इंफ्रारेड इसको यूज कर लेगा। ये देखिए, अब जैसे जैसे ये एक्सपेंड कर रहा है, ये देखिए एक्सपेंड कर रहा है तो ये सीधा होगा, ये देखिए अब ये धीरे 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 आपको रेड में हो गया। अब ये इंफ्रारेड को वो टेलीस्कोप पकड़ लेगा, और जब पकड़ेगा तो आपको वो उतना पुराना चीज को आपको बताएगा बहुत इजीली। तो हाउ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सपोज टू डिटेक्ट दैट लाइट, के इसको, अब ये जो लाइट आपका चेंज हो रहा है इसको रेड शिफ्ट बोला जाता है। तो रेड शिफ्ट को कैसे पकड़ेगा उसके बारे में देख लें। तो ये देखिए, इसका जो प्राइमरी मिरर है ये काफी बड़ा है, तो इसलिए क्या है कि ज्यादा लाइट को ये लेगा। अब इसको फोकस करके, और इसके अंदर ये जैसे कि मैंने बताया हेक्सागोनल है, और प्रत्येक हेक्सागोनल जैसे 18 हेक्सागोनल है, जिसमें से प्रत्येक का 1.32 मीटर आपका डायमीटर है एक हेक्सागोनल वाला इसमें। अब ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये जैसे कि मैंने बताया ये फोल्ड कर लिया जाएगा, चूंकि काफी बड़ा होगा, और फिर ये ऊपर में ले जाएगा, ये देखिए, और ये ऑटो एडजस्ट होगा इस तरह से, सब अलग अलग अपना एडजस्ट इंडिविजुअल, ये देखिए इस तरह से एडजस्टेबल होगा। अब देखिए इस तरह से इसके अंदर होगा, ये प्राइमरी मिरर होगा, ये देखिए ये सेकेंडरी मिरर होगा, ये फाइन स्टरिंग मिरर होगा, और फिर ये लास्ट में यहाँ से जो लाइट आएगा यहाँ इंफ्रारेड डिटेक्टर पे आएगा, इस तरह से आपका होगा। ठीक है, अब हम आगे इसको बढ़ते हैं, तो ये आपका ये देखिए इस तरह से लाइट इसके अंदर। अब इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया था कि 4 प्रमुख डिवाइस है, तो वो डिवाइस में एक तो नियर कैम हमने बताया था, नियर इंफ्रारेड कैम, तो उससे ये देखिए ये सबको पता लगाएगा कि भाई कहाँ कहाँ क्या गैलेक्सीज है उसको। तो एक मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी, तो ये आपको पॉइंट इतना से इतना माइक्रोन तक ये लेगा, यानी 0.6 से 2.3, और ये लॉन्ग वेवलेंथ चैनल जो है तो वो 5 माइक्रोन तक, जैसे कि मैंने बताया था कि 5 माइक्रोन तक ये लेगा आपको, तो ये लेगा। उसी तरह से इसके अंदर जो है ये देखिए इस तरह से स्पेक्ट्रोग्राफ होगा, और ये क्रोनोमीटर होगा। तो क्रोनोमीटर जो होता है वो आप देखेंगे, क्रोनोमीटर जो होता है वो जिस तरह से, जैसे आपके ऊपर ऐसे कोई लाइट पड़ रहा हो, ऐसे कोई कर लिया हाथ, तो आप देखते हैं जिधर से लाइट आ रहा हो उसके आगे में कोई आदमी रहता है वो नहीं दिखाई देता आपको, तो उसको कैसे ऐसे हाथ से रोक लेते हैं तब दिखाई देता है। जैसे कोई कार पे जा रहे हैं सनस्क्रीन इस तरह से, तो उसी तरह से यहाँ लाइट आ रहा है तो इधर आप साइड से इसको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन क्रोनोमीटर की सहायता से, जैसे ये देखिए ये अब रुक गया, तो अब आप इसको क्लियर देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, तो ये कैमरा का ये काम करेगा ये इस तरह से। तो उसके बाद दूसरा जैसे कि नियर स्पेक्ट यानी स्पेक्ट्रोग्राफ होगा, तो वो डिफरेंट स्पेक्ट्रम जो प्लेनेट से आएगा तो उसका कंपोजिशन हमको बताएगा। तो ये देखिए, ये देखिए अब ये स्पेक्ट्रम होगा,
अब ये स्पेक्ट्रम में ये बताएगा कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, यहाँ कौन से गैस है, यहाँ के टेम्परेचर कितने हैं, ये सारा चीज आपको डिटेल से बताएगा उस एरिया पे। इससे खास करके जो एक्सोप्लैनेट होगा उसको खोजेगा। उसी तरह से जैसे कि मैंने बताया कि NIRISS जिसको स्पेक्ट्रोग्राफ है, NIRISS कैमरा, तो वो जैसे कि एक्सोप्लैनेट है, जैसे कि पैरोक्सिमा उस सब का पता लगाएगा। उसके बाद अगर उसका पता लगाएगा, उसके बाद हम देखें तो ये देखिए ये क्या होता है कि ये ऑटो एडजस्टेबल होगा ये, और ये जो एडजस्टेबल होगा तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये होगा। इसको फाइन गाइडेंस सेंसर बोला जाता है। ये डिवाइस भी होगा। फाइन गाइडेंस सेंसर ये करेगा कि वो गाइड करेगा किस एरिया से कितना कैसा आ रहा है, और ताकि आपको ऑप्टिमली जल्द से ज्यादा अच्छे से अच्छा आप इमेज ले सके। तो ये इसमें बताएगा आपको, ठीक है। अब जैसे देखिए इसी के अंदर एक इंफ्रारेड और एक ये देखिए इंफ्रारेड इमेजर लगा होगा, जो इस तरह से गैलेक्सी को आपको ये देखिए इस तरह से पूरा फिगर बनेगा। तो अब जैसे कि बादल का धूल का कण है, तो इससे कैसे हो निपटेंगे, तो इसके लिए जो डिवाइस होगा वो भी बताते हैं कि कौन सा डिवाइस। ये देखिए ये फाइन गाइड सेंसर था। अब इसके अंदर ये डिवाइस मिरी जो हमने बताया था मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, वो इसको बताएगा कि उस बादल के जो धूल कण के बादल हैं उससे ये मिरी आपका ये मिरी डिवाइस है। ये देखिए तो ये आपका ये मिरी डिवाइस है। अब ये मिरी डिवाइस जो यहाँ यूज करेगा तो यहाँ काफी ठंडा चाहिए, और नॉर्मल वो अगर गर्म रहेगा तो उसी के लिए क्रायो कूलर का यूज किया जाएगा, जो मैंने आपको बताया था क्रायो कूलर। तो देखिए यहाँ एक लगा होगा जिस तरह से आपके फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रहता है, चूंकि इसको -266.5 डिग्री सी पे वो वहां रहना पड़ेगा ताकि वो सही तरीके से उसको डिटेक्ट कर पाए। इसीलिए इसको -266.5 या अगर फ़ारेनहाइट में हम देखें तो 447.61 फ़ारेनहाइट। तो इसीलिए यहाँ इसको क्रायो कूलर की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्रायो कूलर इसके अंदर साइंटिस्ट लगाए। ये देखिए गर्म है तो इसके लिए यहाँ पे क्रायो कूलर है। इसमें जो है सो हीलियम का यूज किया जाएगा जिससे इसको ठंडा किया जाएगा लिक्विड। ये देखिए अब इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि सन मून अर्थ से जो रेडिएशन निकलेगा उससे जो गर्मी होगा, जैसे कि सन से भी आ सकता है सूरज से, तो इस गर्मी को कैसे हीट सील्ड कैसे करें। तो हीट सील्ड के लिए जो मैंने बताया ये सबसे बड़ा इसमें होगा, ये एक टेनिस कोर्ट के आकार का है, इसको सन सील्ड कहा गया है। तो ये काफी बड़ा है जैसे कि मैंने बताया टेनिस कोर्ट, और इस तरह के 5 होंगे, 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 और इस तरह से। और ये इस तरह के तत्व से बने जिसको कैप्टॉन कहा जाता है, यानी ये कैप्टॉन से बना होता है। ये काफी हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है, ये सबसे अहम बात है इसमें। तो ये कैप्टॉन से बना होगा। ये देखिए ये कैप्टॉन से बना होगा और ये आपको हीट सील्ड से रोकेगा। तो ये सारी चीजें। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है आप अगर देखेंगे तो ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप होगा ये 3 स्टोरी बिल्डिंग यानी 3 तल्ले बिल्डिंग या 3 महले जो उसको कहते हैं उसके बराबर होगा। तो ये रॉकेट तो इसमें इतना छोटा है तो इसमें कैसे आएगा, तो इसको मोड़ लिया जाएगा ऑरिगेमी टेक्निक से। वो देख लीजिए किस तरह से होगा। ये देखिए तो इसको इस तरह से ये देखिए मोड़ लिया, इसको मोड़ के अब इसमें ये देखिए इसको खोलने में फिर जब ये स्पेस में जाएगा तो तकरीबन 1 हफ्ता के आसपास लगेगा इसको। तो ये देखिए ये आपका हो गया। अब ये देखिए इसको जैसा कि मैंने बताया कि 31 अक्टूबर 2021 को छोड़ा जाएगा एरियन 5 ईसा का रॉकेट से। ये देखिए और यहां से छोड़ के इसको फिर यहां रखा जाएगा जो मैंने बताया था L2 पॉइंट। यहाँ पे L2 पॉइंट पर है, ये मून है आपका चंद्रमा। और ये देखिए हबल टेलीस्कोप जो था वो 570 किलोमीटर था, और ये जो है
वेब जो होगा हमारा वो 1.5 मिलियन किलोमीटर होगा, यानी 15 लाख किलोमीटर दूर होगा। और आप जानते हैं 3,84,000 किलोमीटर हमारा मून है। तो अगर हम इसको यहां से देखें तो मून से 4 गुना दूरी, यानी जो हमारी चंद्रमा है उससे 4 गुना दूर ये हमारा वेब टेलीस्कोप होगा L2 पॉइंट पे। तो जैसा कि मैंने बताया L2 पॉइंट, L1 पॉइंट जो होता है वो यहाँ होता है, सूर्य की तरफ से होता है। L2 पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो ये L2 पॉइंट सबसे बेस्ट है। L1 पॉइंट पे अगर आपको सूर्य का अध्ययन करना हो तो L2 पॉइंट पे, जैसे कि आप जानते हैं भारत का जो आदित्य L1 है तो वो L1 मतलब लैग्रेंज पॉइंट होता है। और लैग्रेंज पॉइंट उसको कहते हैं जहां पे आपका सन और अर्थ की ग्रेविटी शून्य हो जाती है, यानी दोनों का जो पुल पावर होता है वो नहीं होता। अगर आप इसको स्पेस में इस तरह से समझें तो ये स्पेस का पार्किंग ग्राउंड माना जाता है। तो ये आपको ये हो गया, ये आपका होगा। अब ये देखिए, ये आपका जाएगा, ये अर्थ है। अब यहाँ पे आपका होगा, ये आपका देखिए, ये आपका 15 मिलियन किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर होगा या 1 मिलियन माइल्स होगा। ये आपका चंद्रमा होगा, ये हमारी पृथ्वी होगी और ये वेब होगा। अब ये जो था हबल यहीं पे था, और ये तो अब हबल जो था उसको हो सकता है कि जो चीज जैसे कि एलियन वर्ल्ड खोजना हो तो उसमें पृथ्वी का सिग्नल भी यहाँ डिस्टर्ब करता होगा, यहाँ इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, यानी आराम से ये अपना काम कर पाएगा। तो इसीलिए आप लोग भी आराम से निश्चिंत हो के तैयारी सिविल सर्विस का करें, और आप लोग को डेफिनेटली तौर पे पीटी डेफिनेटली निकलेगा, और इसमें से तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम, और आगे है वेब कहाँ होगा, यानी ये जो होगा जैसे मैंने बताया L2 पॉइंट, तो वही तो सूर्य की परिक्रमा करेगा ये, जैसे वो पृथ्वी की परिक्रमा करता था हबल, ये क्या करेगा सूर्य की परिक्रमा। और वेब अंतरिक्ष में एक बिंदु, जैसे कि मैंने बताया लैग्रेंज 2 पॉइंट या L2 के रूप में होता है, उसी का ये चक्कर करेगा। और यह बिंदु पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, और इस दूरी स्थान का हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में ये अब क्या करेगा, ब्रह्मांड को बहुत दूर तक देखेगा। उसी तरह से वेब जो होगा जब ये बन जाएगा, जब ये लॉन्च हो जाएगा, तो अगले दशक यानी 2030 तक जो नया होगा ये काफी प्रमुख वेधशाला होगी और दुनिया भर के हजारों खगोलविद को सेवा करेगी। ये हमारे ब्रह्मांड के इतिहास के हर चरण का अध्ययन करेगा। और हो सकता है अभी जो हम बिग बैंग कह रहे हैं, ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स आपको कहते हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थ कहते हैं, तो वो आपको और अच्छी तरह से समझने में मिलेगा। और ये भी पता चलेगा किस तरह से बिग बैंग के बाद पहला चमकदार पिंड से लेकर पृथ्वी जैसे ग्रहों पर जीवन कैसे बना, और कैसे इस तरह के ग्रह एक्सोप्लैनेट मौजूद है, या जहाँ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो इंटेलिजेंस है वो क्या है। तो ये सौर प्रणाली से लेकर हमारे सौर मंडल के विकास का भी अध्ययन करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि एक्सोप्लैनेट 9, ऐसा माना जाता है कि एक्सोप्लैनेट 9 फ्लैश आउट हो गया, जो अभी काफ़ी दूर है, जो हम पता नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये वेब करेगा। तो ये था जेम्स वेब अगली पीढ़ी का अंतरिक्ष दूरबीन। जैसा कि मैंने बताया इसका नाम ही पहले रखा गया था नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप, इसीलिए इसका अर्थ हुआ कि अगली पीढ़ी का। तो अगली पीढ़ी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप देखेंगे भविष्य में जब खोज ये करेगा तो देखेंगे काफ़ी क्रांतिकारी खोज हो सकता है। तो चलिए हम चलते हैं कि यूपीएससी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो इस पे बात करते हैं। तो यूपीएससी के लिए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक परिक्रमा करने वाली एक्स-रे वेधशाला है। 2, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहले नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता था। मिशन का उद्देश्य बिग बैंग के बाद बने पहले सितारे और आकाश गंगाओं की खोज करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल एक और दो और 3, उपरोक्त सभी। तो चलिए इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपको लग रहा है कि अगर आप ज्ञान के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं तो आपको सिविल सर्विस में, कोई भी सिविल सर्विस में, कोई भी कंपटीशन में जाने से, कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको गंभीर होना पड़ेगा और आप हमारे इस चैनल, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में करें, क्योंकि इसमें कोई पैसा तो आपको लग नहीं रहा है। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हो सकता है कि ये क्वेश्चन उसके लिए काम आ जाए, यूपीएससी के लिए, और ये जो हमारे कंपटीशन है उसके लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं। अगला है पिछले प्रश्न का उत्तर। तो निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें: गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। उपरोक्त में से कौन कौन राज्य 2020 में चालू हुई नई पवन ऊर्जा परियोजना में शामिल नहीं है? जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था विंड एनर्जी वाला, तो गुजरात तो नंबर 1 में था। आपको बताया था कि 79% जो है वो गुजरात में ही काम हुआ है 2020 में। महाराष्ट्र नहीं था, तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश नहीं था, कर्नाटक था। तो देखा था हमने कि कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और एमपी यानी मध्य प्रदेश, ये तीनों में अच्छे हवा के बावजूद भी कोई इंस्टॉलेशन नहीं हुआ 2020 में। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 2, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश 4। तो देखिए कि कौन सा है इसमें आपका। तो केवल 2 ये गलत हो गया, 1 और 2 ये भी गलत हो गया, 2 और 4 ये बिल्कुल सही होगा, 2 महाराष्ट्र और 4 आंध्र प्रदेश, और उपरोक्त 3, 5, 4 और 5 तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, 2 और 4 सही हो गया, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, और ये गलत हो गया। तो आपका उत्तर यहाँ पे हो जाता है सी। तो ये सी हो जाएगा, यानी ये आपका सही हो गया, तो सी। तो चलिए, ये था हमारा जेम्स वेब अगली पीढ़ी का अंतरिक्ष दूरबीन। हमने देखा कि इसे क्यों अगली पीढ़ी का अंतरिक्ष दूरबीन कहा जाता है, इसे क्यों टाइम मशीन कहा जाता है, और ये कैसे 13.4 अरब साल की बात हिस्ट्री को आपको दिखा सकता है, बैक में देख सकते हैं हम। तो इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वेधशाला बनेगा, और ये वेधशाला जो है मुख्यतः इंफ्रारेड वेधशाला है। तो हमने बताया इंफ्रारेड क्यों ज़रूरी है, हम इसके अंदर जितने डिवाइस है उस पर भी हमने चर्चा किया। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।